हम तो जब उनको देखे तो बेहोश हो गए थे, क्योंकि जो सबसे इतना प्यारा हो, आप कभी सोच ही नहीं सकते कि आप उससे बिछड़ सकते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत महीनों तक सदमा था। प्लीज, ये कमी इतने साल बीत गए, लोग बोलते हैं कि, मगर आज तक पूरी नहीं। वो कहते हुए रो पड़े थे और उन्होंने यही कहा कि पढ़ो लिखो, खूब ध्यान दो, और जब कुछ बनो तो अपने समाज को भी। मतलब अपने अंतिम वक्त तक उनको आभास था शायद कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। हाँ, मतलब मेरे ख्याल से उनको हमेशा ही लगता हुआ कि मेरे पास वक्त कम है। हाँ। आदिवासियों के मसीहा और काला हीरा, ऐसे कई नाम से जाने जाने वाले कार्तिक बाबा, उनकी आज 97 जो है जयंती है, और इस उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में कई समारोह हो रहे हैं। लेकिन कई ऐसे अनछुए, ऐसे पहलू हैं शायद जिनके बारे में आप रूबरू नहीं होंगे। तो आज हम बात करवाएंगे उनकी सुपुत्री श्रीमती गीताश्री उरांव से, जो पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रही। तो आज हम उनसे बात करेंगे कार्तिक बाबा के बारे में। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम शुभकामना देना चाहेंगे आज के इस दिन में। जरूर। कार्तिक बाबा एक व्यक्तित्व, उनको किस तरीके से आप दुनिया को बताना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे पल हैं जो आप उनके साथ बिताए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक बेटी होने के नाते मेरा ये सौभाग्य है कि उनकी सबसे छोटी बेटी होने के नाते, हम 4 भाई बहन में मैं सबसे छोटी रही हूँ, और निश्चित रूप से उस हिसाब से मुझे माँ बाप दोनों का ही बहुत लाड़ प्यार मिला, अपने भाई बहनों का भी। और पिताजी बाबा कार्तिक उरांव, जिनके बारे में कहा काला हीरा कहा जाता था उनको, और उनको समाज की तरफ से एक और उपाधि मिली है, पंखराज साहिब, मतलब अपने बलबूते ऊंची उड़ान भरने वाला। तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने जो संघर्ष ज़िंदगी भर किया, मतलब संघर्ष इसलिए मैं कहूँगी कि एक छोटे से गांव के एक छोटे से साधारण परिवार से में जन्मे बाबा, जो कार्तिक अमावस्या की रात को पैदा हुए थे। उनका जन्म हुआ था 1924 में, 29 अक्टूबर 1924 में। तो उनकी जो जीवन यात्रा है वो सरल नहीं रही, संघर्षपूर्ण, बहुत ही संघर्षपूर्ण, मगर वो बहुत ही, मतलब उन्होंने संघर्ष को भी बड़े मज़े में, मेरे ख्याल से उन्होंने एक चैलेंज के रूप में लिया, और कभी भी उस चैलेंज को अपने ऊपर बोझ नहीं बनने दिया, और लगातार वो मतलब उन्होंने शिक्षा को माध्यम बना के स्कूली शिक्षा पूरी की, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज गए, फिर विदेश तक की भी यात्रा उन्होंने अपने बलबूते पे की। हाँ, यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी कि समाज ने उनको ज़रूर उसमें प्रोत्साहन दिया, उनको आर्थिक रूप से भी उनकी सहायता की विदेश तक जाने के लिए, क्योंकि बहुत साधारण परिवार के थे और उनके लिए ये संभव नहीं था। तो उनकी प्रतिभा को समझते, जानते, परखते हुए समाज ने बढ़ चढ़ के उनको सहयोग दिया, और उन्होंने समाज को निराश नहीं किया कि विदेश में रहे, इतना उन्होंने जो डिग्रियां हासिल की, डिग्रियां मात्र, आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि वो शोभा बढ़ाने के लिए, उसका जो है उन्होंने जो उपयोग जो है समाज सेवा के लिए आगे चल के किया। बताते हैं कि जब वो शायद इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने जस्ट ख़त्म ही की थी, तो एक कोई ज्योतिषी थे, तो उन्होंने देखा उनका हाथ, उन्होंने कहा तुम सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तुमने, मगर तुम सोशल इंजीनियर बनोगे। ये उन्होंने उनके बारे में भविष्यवाणी की थी, और निश्चित रूप से ये उसी तरह से उन्होंने उनकी ज़िंदगी की जो हम देखेंगे कि पूरी लकीर उसी तरह से खिंची, और बहुत उनका व्यस्त जीवन रहा। मगर मैं मतलब उनकी बेटी होने के नाते मैं कहूँगी कि
वैसे तो सभी को अपने माता पिता बहुत अच्छे लगते हैं, या हर माता पिता को भी अपने बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, मगर जैसा मैंने उनके साथ जो जिस तरह का स्नेह प्राप्त किया, मुझे लगता है वो विश्व के सबसे अच्छे पिता थे। जी, एक दुनिया में उनको एक अभियंता, राजनीतिक नेता, सामाजिक अगुआ, तीनों पहलुओं में उनको जानते हैं लोग, और उन्होंने बहुत सारे उपलब्धि को प्राप्त की। बिल्कुल। आप इन तीनों पहलुओं में कहाँ उनको पाते हैं कि क्या क्या सपने उनके अधूरे रह गए, पूरे हुए, तो आप क्या महसूस करते हैं आज के दिन में? देखिए, सबसे पहला तो उन्होंने जैसे कि बहुत ही एक विजनरी थे, हमेशा योजना बनाते रहते थे समाज के लिए और लोगों के लिए, किस तरह से क्षेत्र का भी विकास हो। जैसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो एक किसान के बेटे के होने नाते उन्होंने इसका स्थापना करवाई, और आज जब उनके सम्मान में उनकी जयंती पे ये समारोह जब विश्वविद्यालय में मनाया जा रहा था, तो एक जो डीन थे उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक इंजीनियर होने के बावजूद भी उन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने की सोची। तो मैंने इस बात को जब मेरी आया तो मैंने कहा कि क्योंकि वो किसान के बेटे थे और उन्होंने, क्योंकि वो एक ग्रामीण जीवन जी चुके थे, तो उनको पता था कि किसानों को किस तरह की कठिनाइयाँ होती हैं, और अगर उच्च तकनीक का अगर उनको फ़ायदा मिलता है तो निश्चित रूप से वो उन्नति के राह पे आगे बढ़ पाएंगे। उनका एक सपना था कि जैसे कि जिस समय उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया उस समय झारखंड अलग राज्य की मांग बहुत ज़बरदस्त थी, और वो भी चाहते थे, मगर जैसे मैंने कहा कि वो हमेशा लीक से हट के सोचते थे। तो उनका ये कहना था कि क्योंकि ये मतलब राज्य चलाना मतलब खेल बात नहीं है, और उसको सही तरीके से चलाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनका ये मानना था कि पहले हमारे लोग अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। अगर अलग राज्य बन जाता है तो पहले केंद्र शासित राज्य बने, जब सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, हमारे लोग सिस्टम समझ जाएं, उसमें ढल जाएं, तब अलग राज्य बने, तब वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये उनकी सोच थी, और वो बहुत प्रमुखता से और प्रखर होकर इस बात को रखते थे, बोलते थे। और आज वो अगर या कुछ और समय अगर वो जीवित रहते तो निश्चित रूप से वो भी संभव हो पाता। तो ये एक अधूरा सपना, मतलब जो सोच उनकी थी वो अधूरा रह गया, और ये एक बड़ा सिस्टम से ये होता। हम लोग देख ही रहे हैं आज राज्य में किस तरह की मतलब 21 साल हो गए हैं, व्यवस्थित होने में भी बहुत समय लग रहा है हम लोगों को यहाँ पर। तो निश्चित रूप से वो एक था, और उसके अलावा वो उनका था कि क्योंकि वो विदेशों में उन्होंने शिक्षा हासिल की थी, तो वो चाहते थे कि हमारे जो अपने यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के, वो जानते थे कि बहुत प्रतिभाशाली बच्चे लोग हैं, मगर व्यवस्था नहीं है या आर्थिक रूप से बहुत सारी परेशानियाँ जो परिवार झेलते हैं, तो वो सब उस तरह का क्वालिटी एजुकेशन नहीं हासिल कर पाते हैं जो वो कर पाए। तो इसीलिए उनका एक था सपना कि एक शक्ति निकेतन विश्वविद्यालय वो बने, ताकि वो विश्व स्तर का, मतलब वो एक लीग वाला यूनिवर्सिटी बने, जिसमें आपके जो सभी, जैसे कि फॉरेन आप अगर उसमें जाएं तो वहाँ पर इंजीनियरिंग, मेडिकल की भी, लॉ की भी पढ़ाई एक ही जगह पे होती है। और उनका था कि बिल्कुल छोटे ही उम्र से मेधावी बच्चों को लिया जाए, गरीब घर के बच्चों को लिया जाए, जिसमें से तकरीबन जो है 80% आदिवासी बच्चों के लिए होगा, और 15 से 20% जो हैं अन्य समुदाय के भी बच्चे उसमें शामिल हों, और फिर वहाँ पर वो शिक्षा ग्रहण करें। जैसे शुरुआत होगी वहाँ बिल्कुल निचले स्तर से, और वहीं पर उनको कॉलेज की और डिग्री जो डिप्लोमा सारा कुछ वो हासिल कर पाएँ। तो इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव भी रखा था, जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना उन्होंने 67-68 में जो किया था, जो आज पूरे देश भर के 28 राज्यों में संचालित है। तो उसका अधिवेशन जो उनके जीवित रहते हुए 1981 में ही हुआ था, और उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी उसमें मुख्य अतिथि थी।
तो उन्होंने ये प्रस्ताव वहाँ पर रखा और उन्होंने बड़े सहर्ष इसको पारित भी करवाया। और उसी मंच पे ही जो मौजूद थे ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री अर्जुन सिंह जी, तो उन्होंने तत्काल इसके लिए, क्योंकि वो पहले से इस बात के बारे में ये लोग आपस में विचार विमर्श करते थे, तो उन्होंने तुरंत ही इसके लिए 1200 एकड़ जो ज़मीन है वो उसकी देने की घोषणा की और 5 लाख का भी उन्होंने राशि दे ही दिया उन्होंने। मगर क्योंकि वो 3 राज्य की सीमा पे होना था, तो ना बिहार सरकार ने इस पर रुचि ली, ना ही उड़ीसा सरकार ने, मध्य प्रदेश को छोड़ के। तो ये सपना उनका अधूरा रह गया है। अभी भी लोग प्रयासरत हैं, मगर कहीं ना कहीं बात अटक रही है। अगर ये हो जाता है तो निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा, एक मतलब विश्व स्तरीय, एक लीग वाला एक विश्वविद्यालय बनेगा। और बाबा ये चाहते थे कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको आगे ज़िंदगी में बढ़ने के लिए मौका मिले, ताकि वो राज्य और देश निर्माण में अपना योगदान सही तरीके से दे पाए। कार्तिक बाबा एक गांव से निकलकर, अमूमन जो स्थितियां होती थी, आज तो स्थितियां बदली हैं, लेकिन पहले के समय में बहुत मुश्किल होता था पढ़ाई करना, और उस समय में वो इंग्लैंड तक गए। वो एक प्रेरणा का स्रोत है आज के युवा पीढ़ी के लिए। और वहाँ से इंजीनियरिंग करने के बाद जो है वो वहाँ पर जो पहला जो बोले तो ऑटोमेटिक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना किए, वो शायद एक शख्सियत ही था जो कर पाता उस ज़माने में। और उसकी कद्र जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उनके प्रतिभा को सम्मान करने का काम किया और उनको भारत लाया गया। और वो निर्माण किए, भारत निर्माण में उनकी बहुत बड़ी योग्यता और हाँ बहुत बड़ी भूमिका रही उनकी। तो आप जो था उनका जीवन, कि जब जीवन काल उनका चल रहा था, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, अच्छे तरीके से जी सकते थे, लेकिन समाज में उन्होंने बहुत सारी कमियों को देखा और उनके जीवन में एक टर्नअप आया और वो त्याग दिए अपने नौकरी को और उसके बाद सामाजिक जीवन बिताने लगे। तो ये टर्निंग पॉइंट जो आया, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अधिकांश मनुष्य जो होते हैं अपने पारिवारिक जीवन में ही उलझ के रह जाते हैं और ब्रेड एंड बटर और जो अपने लाविश लाइफ होते हैं उसको लाइफस्टाइल को जीने में रहते हैं। तो इसको लेकर आप क्या करना चाहेंगे बाबा के बारे में? देखिए, वो मैंने जैसे कहा ना कि वो भले विदेशों में भी रहे मगर हमेशा अपनी ज़मीन से जुड़ के रहे। तो जब उनको मौका मिला वापस विदेश से अपने देश आने का और उनको काम मिला कि HEC को डिज़ाइन करने का, क्योंकि स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग में उनकी डिग्रियां थी, तो वो काम उनको मिला, तो वो करते थे। और फिर उनको जिज्ञासा हुई कि अगल बगल जो क्षेत्र है, आखिर ये HEC जो बसा है तो कौन लोग रहते हैं, किस स्थिति में रहते हैं। तो वो हर शनिवार इतवार को वो रिक्शा में, जैसे बताते हैं लोग, रिक्शा में सवार होके अगल बगल के सभी जितने एयरपोर्ट वाला एरिया है, आपका हेतु है, उधर आगे सब जो जितना भी एरिया है, घाघरा है, छोटा घाघरा, और इधर नामकुम, जहाँ तक भी था सतरंजी, इस तरफ वो निकल जाते थे और लोगों से जाके मिलते थे, जुलते थे और पूछते थे समस्या। तब उनको देख के बहुत दुख हुआ कि हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है, क्योंकि अगर हम अपने इतिहास को देखें तो आदिवासी समाज ही एक ऐसा समाज है जिसने कभी भी समझौता नहीं किया विदेशियों के सामने, और अंग्रेज़ों को भी घुटने टेकने पड़े। तभी तो आपका विल्सन रूल बना, फिर आपका CNT एक्ट आया, SPT एक्ट बना। क्यों? आखिर उन्होंने भी समझा कि आदिवासी अपनी जल जंगल ज़मीन से इतना प्यार करता है कि वो अपने स्वाभिमान अपनी माँ के समान समझता है, तो वो उसके साथ कभी भी उसका अपमान नहीं वो सह पाएगा। तो और बिल्कुल दांत खट्टे किए, मतलब मुँह तोड़ जवाब दिया। इसीलिए तो वो इन सब चीज़ों को देखा, फिर वो ये बात भी, हमारा जो पढ़ा व्यवस्था है, ढोकलोसोर और जो जाहिर ये वाला सारा ये सब चीज़ जानते थे। तो उनको लगा कि हमारा समाज जो है इतना कुछ होते हुए भी क्यों अपने इतना विहीन भाव में पड़ा हुआ है, पिछड़ा हुआ है। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले 1962-63 में पढ़ा व्यवस्था को पुनर्जागृत करने के लिए कुछ अपने साथियों के साथ इसकी शुरुआत की, जो अभी भी चल रहा है। जी।
और निश्चित रूप से मुझे भी इस बात का गर्व है, क्योंकि मैंने भी कुछ किताबों में ऐसा पढ़ा है, और मुझे लगता है कि ये जो हमारी पढ़ा व्यवस्था रही है, इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था थी, इसीलिए हमारे जो लोग थे मतलब अनुशासन में रहते थे, और मतलब एक न्यायिक सामाजिक एक व्यवस्था अपनी थी। एक मतलब आप सोच सकते हैं आज भी वही हम लोग अगर गांव में जाएं तो दूर दूर घर रहते हैं, गांव भी छिटके हुए रहते हैं, मगर क्या कारण रहा होगा कि एक नगाड़े की थाप पे मतलब उस पे आवाज़ पे या फिर मांदर की थाप पे लोग एकजुट होके लड़ने के लिए निकल गए, क्रांतियाँ की लोगों ने। तो ये पढ़ा व्यवस्था निश्चित रूप से एक बहुत ही हमारी मजबूत व्यवस्था रही है, और इसीलिए जो है कार्तिक बाबा ने जो इस पे जोर दिया, उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि बहुत सारी रांची में ही ज़मीन को लेके जो समस्याएं चल रही थी। सबसे पहले तो जो भूदान आंदोलन जो हो रहा था, तो उसमें मतलब जब उन्होंने देखा कि आदिवासियों की भी ज़मीन जब जा रही है, तब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी, तो उनसे जाके बोला कि आदिवासी का सारा अस्तित्व जो है उसकी जल जंगल ज़मीन पे ही टिका हुआ है, वही उसका अस्तित्व है। अगर उसकी ज़मीन चली जाती है तो उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, आदिवासियत ख़त्म हो जाएगी, तो आप इसको रोकिए। तो उन्होंने भी उनकी बात समझी और तत्काल इस पे रोक लगाया। मतलब वो इतने बड़े शख्सियत थे कि प्रधानमंत्री तक को उनकी बात को उस समय में मानना पड़ा और बेबाकी से अपनी बात को रखते थे, और वो भी उनकी बात को, उनके योग्यता को तो जानती थी, उनकी भावनाओं को भी अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए मेरे ख्याल से शायद ही उन्होंने कभी उनको ना कहा होगा उनकी किसी बात को। कार्तिक बाबा ने आदिवासियों के अपने सांस्कृतिक जो धरोहर को भी प्रोत्साहन उन्होंने काफ़ी दिया, बढ़ावा देने के। उनको ये था मन में कि बहुत कुछ है हमारी अपनी संस्कृति में जो एक जिसको बचाए रखने की ज़रूरत है, और समाज अपनी संस्कृति पे गर्व करे, अपने इतिहास पे गर्व करे। इसीलिए और 19 पहले से ही ये समस्या रही है, मगर वो 1970 की बात है कि उन्होंने ये एक सोचा कि क्यों नहीं हम लोग आदिवासी समाज जो इस भूमि का असली पुत्र है, वो अपने आप को छिपा के नहीं बल्कि सामने आए, और वो भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर को लेके। तो ये सोचते हुए फिर उन्होंने सब जगह के आपके हातमा, रांची के हातमा, नामकुम, बेड़ो, इधर धुरवा, मेन ये 4-5 जो थे यहाँ पर से, और सिरम टोली को पॉइंट बनाया गया कि सब ये जितने जगह से लोग निकलेंगे शोभा यात्रा के रूप में, तो उन्होंने सोचा कि सरहुल एक बहुत हम लोग का प्राकृतिक पर्व है, जो बहुत उस अवसर पे उन्होंने शोभा यात्रा निकालने का सोचा। तो पारंपरिक रूप से सभी इन जगह पे पूजा हुई, और वहाँ से जुलूस निकला, और सभी अपने पारंपरिक वेशभूषा में नाचते गाते जुलूस के उसमें लोग आए, और सब सिरम टोली में वहाँ पर जमा हुए। और आज भी वो एक भव्य मतलब जगह एक बन गई है, सब जगह से आते हैं लोग, तो वहीं पर समापन वहीं पर होता है, एक परंपरा बन गई है। और जो उस समय 1970 में बताते हैं लोग पुराने कि उस समय 1-2 जीप, कुछ छोटे छोटे टुकड़े मतलब नृत्य मंडलियाँ वो थी, वहाँ से शुरुआत हुई। और देखिए 70 के दशक में ये शुरुआत हुई, और आज ये जो है पिछले कुछ दशकों में मेरे ख्याल से 2 दशक या 3 दशक में ये इतना ज़बरदस्त इसका भव्य रूप बन गया है कि विदेशी चैनल्स में भी इसको प्रसारित किया जाता है, जैसे कि बाकी जितने बड़े जतरा उतरा लगते हैं पुरी वगैरह का जैसा होता है, उसी तरह का विदेश से लोग आते हैं, कवरेज भी करते हैं, और विदेशी चैनल उसमें भी जाता है। तो ये भी उनका की देन है, और उन्होंने इसको सरहुल जो शोभा यात्रा है इसको आज समाज बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहा है। तो लोगों को याद रखना होगा कि सिर्फ ये नाच गान का वो नहीं है, अपने सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने का
जो है। तो अगर कुछ लोगों को शायद मेरी बात बुरी भी लग सकती है, तो डीजे वगैरह वहाँ पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पारंपरिक रूप से ही लोग आए वहाँ पर, जो अपना उत्सव मनाते हुए, और जो बड़ा अच्छा एक लगता है देखने में जब हम लोग देखते हैं कि लोग नाचते गाते आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग टोले, मगर सब आपस में सामंजस्य बना के जो चल रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, और बाबा इसके लिए हम लोग याद करते हैं, सब लोग याद करते हैं, और एक दे के गए हैं हम लोग को धरोहर, जिसको हम लोग को बचाए रखना है और आगे और भव्य रूप से और सुंदर तरीके से इसको हम लोग बनाए रखें। फिर उन्होंने ये जो ज़मीन को वापस फिर कैसे लेना है, तो उसमें भू वापसी के लिए उन्होंने CNT और SPD एक्ट में उन्होंने ये संशोधन करवाया, जो बिहार विधानसभा के दोनों हाउसेस में ये फ्लोर पे गया और वहाँ से पारित हुआ। तभी जो 71A जो आर्टिकल सेक्शन जो बना, उन्हीं के ही पहल पे बना। और उसके बाद SIR कोड जो है वो भी उन्होंने स्थापित, उसका भी उन्होंने गठन करवाया। इसके अलावा जो पटना हाई कोर्ट हुआ करता था, उसका जो सेकंड रांची बेंच जो है, उन्हीं के ही पहल पे यहाँ पर बनाया गया। इसलिए आज भी जो गांव में और पुराने जो लोग हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। कार्तिक बाबा का नाम जब भी आएगा तो वो याद करेंगे कि हमारी ज़मीन को उन्होंने बचाया। जी। तो इस तरह से उनको अच्छा, इनका तो योगदान ट्राइबल सब प्लान के भी जो बिल्कुल हाँ, वो उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में उसको करवाया। जो भी आदिवासी जो शेड्यूल जितने भी हैं राज्य, चाहे वो 6th हो या 5th हो, वहाँ पर ये प्लान चलता है। जी। और इसमें एक बात और भी है, उनका योगदान जो रहा, जो रिजर्वेशन जो आज हमको मिला है, जब 1980 में वो ख़त्म हो रही थी, उस समय भी उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई, जिसको कि एक्सटेंड किया गया। तो एक भी बहुत बड़ी उपलब्ध है। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था जो आई है, मगर अभी भी जो है आदिवासी अभी भी हाशिए पे है। आरक्षण की व्यवस्था ज़रूर है, मगर अभी भी हाशिए पे है, उसको 100% उसका लाभ नहीं मिल पाया है। ट्राइबल सब प्लान का एक पहलू, एक वो उसका हिस्सा है। दूसरा, आपने सुना होगा 20 साल की काली रात, जो उन्होंने किताब लिखी थी जी। तो उसमें उन्होंने ये लिखा था कि किस तरह से हमारे जो आदिवासी हैं, जो केंद्र से चल के जो आता है पैसा, वो गांव के जो अपने असली आदिवासी जो हैं, वहाँ तक अगर वो 250 है पर व्यक्ति, तो वो 26 रुपये भी शायद नहीं आता है। तो इतनी कम राशि में आप उसका विकास आप किस तरह से कर सकते हैं? तो बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं, जिसके चलते अभी भी मतलब जो उनका जो था वर्जन की, अभी भी आरक्षण का लाभ जो है 100% क्या अभी तक नहीं मिला है। और इसीलिए इसको मतलब जारी रखना है चाहिए, जब तक कि लोगों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। और अगर ये हटाया गया, तो उन्होंने ये बात भी कह दी थी बड़े उसमें आवेश में आके, कि अगर ये आरक्षण हटा तो या तो आप मुझे भी इस दुनिया से हटा दें। चलिए, बहुत बड़ी बात कही थी। जी बिल्कुल। तो और उसके बाद फिर आरक्षण की अवधि बढ़ गई थी। उसके बाद वो वहाँ से रांची आए और सीधा एयरपोर्ट से वो चले गए थे आपका आदिवासी हॉस्टल करमटोली। वहाँ पर गए और उन्होंने बताया, सारी बात बोली कि इस बार तो हो गया, मगर आगे क्या होगा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनको अपने जो ख़राब स्वास्थ्य की भी थोड़ी सी मेरे ख्याल से कुछ आभास होगा उनको। तो मतलब अपने अंतिम वक्त तक उनको आभास था शायद कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। हाँ, मतलब मेरे ख्याल से उनको हमेशा ही लगता होगा कि मेरे पास वक्त कम है। हाँ, काम बहुत है, वक्त कम है। तो आखिरी समय तक उन्होंने जागरूकता फैलाने का ही काम किया, लोगों को बढ़ावा देने का ही काम किया। तो वो 57 वर्ष ही शायद धरती पर रहे। बिल्कुल। तो कुछ अनछुए पहलू ऐसे होंगे जो दुनिया नहीं जानती होंगी उनके बारे में, जो आप महसूस किए होंगे, क्योंकि आप उनकी सुपुत्री हैं, तो आपको बहुत सारा समय मिला उनके साथ बिताने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे, घर में उनका व्यवहार किस तरह का होता था, किस तरीके के व्यक्तित्व थे? मैंने कहा ना, वो बहुत अच्छे पिता थे, बहुत ही अच्छे पिता। मतलब हम लोग को तो मेरे ख्याल से कभी डांट के कभी बात ही नहीं की, समझा के प्यार से ही बात करते थे। और उनका था कोई चीज़ पे दबाव नहीं, हमेशा मतलब सलाह ही देते थे। और
हर छोटी मोटी चीज़ पे भी, जैसे कि हमारे अपने आपसी झगड़े हुए उसको भी समझाते थे, मतलब इरिटेट नहीं होते थे। मैंने कहा ना, जैसे वो जब वो घर पे रहते थे तो वो हमारे लिए भी समय निकाल लेते थे जब भी उनको मौका मिलता था। और मेरा तो कभी कभार होमवर्क भी करा देते थे, तो पढ़ाई में फिर दीदी वगैरह उन लोग को भी मतलब अपना चलो मैथ्स बनाओ, ये करो वो करो, तो ये एक जो टच था वो रहता था। एक मैं मज़ेदार बात बताती हूँ, मेरी बड़ी सिस्टर मुझे पढ़ा रही थी ज्योग्राफी, तो वॉल्केनो के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा रही थी। तो वो बोली थी कि ऐसे करके वो फटता है जब वो गर्म होता है। तो हम बोले कि अच्छा हाँ, ये तो तब तो पता है ऐसे करके निकलता है। बोले हाँ, जैसे डैडी दरवाजे से बाहर निकलते ना हमेशा हड़बड़ी में रहते हैं। बोले हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझी। तो ये था, हड़बड़ी में ही रहते थे, मगर बड़ा मतलब हम लोग को बहुत सुकून उनके रहने पे हम लोग को बड़ा अच्छा लगता था कि साथ में हैं। बहुत छोटी छोटी बात, जैसे कि एक बार स्कूल में फैंसी ड्रेस का वो था, तो क्या बने, तो वो खुद ही सजेस्ट किए कि अरे एयर हॉस्टेस बनो ना। तो एयर हॉस्टेस के लिए तो बोले हमको तो नहीं पता कैसे, तो वो सब चीज़ बताए हमको कि ये ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ये करने, हमको लिख के दिए कि तुम ये इस तरह से अनाउंसमेंट करती है तो वो करो, और हमको फर्स्ट प्राइज़ मिला उसमें। तो मतलब इस तरह से मतलब हम लोग के साथ जो होता है ना, एक पिता का जो एक होता है, एक नॉर्मल पिता के जैसे, मतलब बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी एक एकदम नॉर्मल तरीके से हम लोग के साथ में रहते थे। कभी हम लोग को नहीं लगेगा कि हम आज तक नहीं में, और हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ भी उनसे सीखे जो बहुत मायने भी रखती हैं। जैसे कि वो कभी भी कोई पेपर को बर्बाद नहीं करते थे। जैसे एक तरफ हो गया तो जैसे होता है ना, जैसे कि उसको फेंक दिए, नहीं, पीछे तरफ भी रफ वर्क करना है। फिर वो जब भी कमरे से बाहर निकलते थे तो कभी भी लाइट ऑफ किए हुए बाहर नहीं निकलते थे। मतलब कई बार होते ना, जैसे जबकि वो हड़बड़ी में रहते थे मगर वो बिना लाइट स्विच ऑफ किए हुए बाहर नहीं निकलते थे। तो हम क्योंकि उनके पीछे पीछे रहते थे तो ये सब चीज़ हम उनसे सीखे। तो हर चीज़ को वो मेरी आदत में शामिल हो गया है। मेरी माँ भी बहुत सारी चीज़ों के, जैसे बहुत लोग बोलते थे कबाड़ है, मगर हम लोग अपने घर में देखते थे कि स्क्रू ड्राइवर है, पेचकस है, ये प्लास है, ये सब सारी चीज़ें थी। तो वो एक देख के इंसान में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि चलो कभी भी कोई चीज़ ज़रूरत पड़ी तो हम खुद से खर्च कर लें। तो पिताजी का भी वैसे ही था, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को जब साथ में लेके जाते थे तो हम लोग देखते थे वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। ये सब उतना समझ में नहीं आता था, छोटे थे तो बहुत नहीं समझ में आता था, मगर शायद वो चीज़ मेरे में आ गई कि लोगों से मिलना जुलना करने का। बाद में हम अपने जब था तो सोशल वर्क भी हम जब करते थे तो वो शायद आ जाता है कहीं ना कहीं से। हाँ, क्योंकि एक बार जब मेरी माँ, उनके जाने के बाद मेरी माँ सांसद बनी, तो हम एक वाक़या बताते हैं कि माँ चली आई रांची, और दिल्ली में जो घर था जहाँ हम मतलब हम लोग थे, तो यहाँ से टाना भगत लोग वहाँ पर पहुँच गए ट्रेन से अचानक, मतलब बिना कुछ बात किए, और 60-70 के तकरीबन की संख्या में लोग रहे होंगे। और उस समय फिर ये रेलवे हड़ताल भी हो गया, अब वो लोग भी फंस गए, माँ भी फंस गई कि कुछ नहीं हो सकता है। अब इतने सारे लोगों को देख के तो मेरा हाथ पैर फूल गया। तो बोले कि नहीं, टाना भगत लोग हैं, उन लोग के पास देखना, उन लोग का डेगची बर्तन भी होगा, घबराने की बात नहीं है, तुम बस चावल और आलू कुछ इस तरह का अपना इंतज़ाम। तो वो मेरे ख्याल से 20-25 दिन रहे होंगे जब तक हड़ताल चली। तो फिर हम कुछ पैसा था शुरू में तो वहाँ से कर लिए, फिर उधारी मांगे अपने रिश्तेदार मामा जी से, भैया लोग से, जो कज़न ब्रदर वगैरह लोग थे, सबसे उधारी मांग के फिर हम उन लोग को किए। तो चलिए वो तो हो गया, निकल गया वो समय। जब हम 2009 में जब चुनाव लड़ रहे थे, जब हम कैंपेनिंग के लिए गए, तो यहाँ भरनू में एक आताकोरा एक गाँव है, तो लोग बोले कि जतरा लगाए, चलिए वहाँ पर। तो गए वहाँ पर, तो फिर मेरा परिचय करवाया गया कि उनकी बेटी है। तो लोग बड़ा खुश हुए। मतलब हाँ, अब दुनिया कितनी छोटी होती है, या कैसे कब मिलेंगे हम तो भूल गए, हम तो कभी ऐसे पहचानते नहीं। मगर वो थे, तब वो लोग बोलने लगे कि हम लोग गए थे तो हम लोग को इतना दिन तक खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होने दी। तो कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।
और हमको इसलिए लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है क्योंकि हम बचपन से ही लोगों के बीच में रहे। तो ये सब है, मतलब पिताजी और माँ दोनों की ही देन है ये सब जी। तो आज के दिन में अभी भी लगता है कहीं से आ जाएंगे। बहुत सब मतलब याद बहुत सारी छोड़ के गए हैं और बहुत सारे अधूरे सपने भी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के हम प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उससे जुड़े हुए हैं और उनका ही जो काम जो है उसको हम आगे निष्ठापूर्वक हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और लगे हुए हैं, लोगों का विश्वास भी जीत रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ काम हो जाता है तो लोगों को भी विश्वास होता है कि हाँ परिषद काम करता है। महामानव इक्के दुक्के ही इस धरती पर जन्म लेते हैं और आज तक उनकी कमी जो है पूरी नहीं की जा सकती। 8 दिसंबर 1981 जब आपको पता चला कि वो दुनिया में नहीं रहे, क्या महसूस किए आप? हम तो जब उनको देखे तो बेहोश हो गए थे, क्योंकि जो सबसे इतना प्यारा हो आप कभी सोच ही नहीं सकते कि आप उससे बिछड़ सकते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत महीनों तक सदमा था। प्लीज ये कमी इतने साल बीत गए, लोग बोलते हैं कि, मगर आज तक पूरी नहीं। ये आप परिवार के अभिन्न अंग थे, लेकिन समाज को भी वो परिवार ही मानते थे और महामानव शायद उनको इसलिए कहा गया। तो आज के दिन में जब हम उनकी 97वीं जो है जयंती मना रहे हैं और उनकी कमी जो है कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं, आज के दिन में पूरे भारतवर्ष में जो आदिवासियों की हालात है उसको लेकर आज अगर बाबा कार्तिक होते तो किस तरीके की माहौल होता, किस तरीके की संभावनाएं होती, आप क्या महसूस करती हैं? निश्चित रूप में आज वो अगर होते या कुछ साल और भी जीते तो हालात बहुत कुछ अलग होते हैं। वो जो काम उन्होंने शुरू किया था वो पूरा होता। आदिवासियों में जो मतलब परिषद का गठन ही इसलिए हुआ था कि पूरे देश भर के आदिवासियों को एकजुट किया जाए और एक हम लोग का परिषद का नारा भी है, एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान। तो आदिवासी समाज तो उनके दिलो दिमाग पे छाया हुआ था और वो चाहते थे कि समाज को हर तरीके से शिक्षा के तौर पे, आर्थिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे खड़ा करें, उसको गर्व हो अपने आदिवासी होने पे और वो दुनिया को बोले कि हाँ हम आदिवासी हैं और हम भी किसी से कम क्या, हम सबसे ऊपर हैं जी। ये था, उन्होंने खुद करके दिखाया और वो जानते थे कि बाकियों में भी वही क्षमता है। बस ये है कि उनको बस वो एक पुश जो देने की ज़रूरत थी वो था उनके मन में। निश्चित रूप से उनके आज यहाँ पर होने तो उनकी अगुवाई में आदिवासियों की दिशा दशा तो बदलती ही, बहुत कुछ परिस्थितियाँ उनके अगुवाई नेतृत्व भी बदलते हैं, क्योंकि वो जितने कम समय में मतलब राजनीति में आए, राजनीति को उन्होंने माध्यम ही इसलिए बनाया क्योंकि वो जानते थे कि बहुत सशक्त माध्यम है जिससे हम समाज को की बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं। तो उन्होंने जो भी काम किया और जो आगे करना चाहते थे, मेरे ख्याल से समाज की अब जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग को एकजुट होके एक साथ आगे उनके सपनों को साकार करने के लिए काम करना चाहिए। चलिए, तो आपने देखा कि आज बोलते बोलते उनकी सुपुत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री झारखंड प्रदेश की भावुक हो गई, तो कहीं ना कहीं उनकी कमी है और आज पूरा झारखंड ही नहीं पूरा भारत देश उनको नमन कर रहा है, उनके जयंती पर उनको याद कर रहा है और उनके जीवन से जो अच्छी चीज़ें सीखने को मिली उस पर शायद चलने का एक प्रण ले रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा महामानव की संकल्पना थी और शायद इसी
से जो है आदिवासियों की सारी समस्याएं पूरी हो सकती है। एक ऐसा महामानव जिसने सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का काम किया, एक ऐसा महामानव जो कि सोशल साइंटिस्ट थे, सोशल इंजीनियर थे और साथ ही साथ इंजीनियर भी थे और देश निर्माता भी थे, और जिसके व्यक्तित्व को भारत के कोने कोने में माना जाता था। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए रहे उनकी सुपुत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और आप सभी दर्शक जो आज के दिन में उनको याद कर रहे हैं, हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि उनकी जीवनी को आप ज़रूर पढ़ें और उनके जीवन में जो उन्होंने अपने जीवन में जो अपनाया उसको ज़रूर आप अपने जीवन में अपनाएं, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। तो आप तमाम दर्शक हमारे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद। जोहार।